तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है सीटेट वर्सेस जेटेट का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और माननीय कोर्ट ने जो है फैसले को रिजर्व रख लिया है। लेकिन इस बीच तमाम सारी आशंकाएं, तमाम सारी कन्फ्यूजन्स फैल रही हैं, या हम कहें कि दोनों पक्ष ही ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि जीत हमारी होगी। तो हम आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ सराउंडिंग्स की चर्चा करेंगे। मैं पॉइंट वार सारी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा, किसका पलड़ा भारी है। तीसरा, जो माननीय झारखंड हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था उस संबंध में भी थोड़ी सी हम बातें करेंगे। चौथे, आरटीई एक्ट के बारे में बातचीत करेंगे, क्या कुछ वहाँ से मिल सकता है और क्या चर्चाएं हो सकती है। आप जानती हैं सीटेट की तरफ से मीनाक्षी मैम ने काफ़ी सारी चीज़ों पे बहस की थी और काफ़ी चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश की थी। और अंत में हम ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि फैसला कब तक आ सकता है। लेकिन यहाँ चर्चा के अंत में मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि तथ्यों के आधार पर मैं बताने की कोशिश आपको करूँगा कि किस पक्ष का पलड़ा भारी है। तो ये चर्चाएं मैं वीडियो के अंत में करूँगा। सबसे पहले थोड़ी सी सराउंडिंग्स की हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। और मैं पहले ही आपसे बता देता हूँ कि मुझे आपसे कुछ समय चाहिए, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है। हाँ, इतना निश्चित है कि मैं तथ्यों पर आधारित आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा और इसको हम सभी मिल के समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है और मैं चाहूँगा कि वो समय आप लोग दें, तभी सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा सराउंडिंग्स की चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि माननीय झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सीटेट को एक इस तरह का आर्डर आया कि परीक्षा में शामिल करने का आदेश उनको मिल गया। लेकिन एक उसमें जो है शर्त जोड़ दी गई और ये कहा गया कि ठीक है, हम आपको परीक्षा में शामिल तो कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति के 3 वर्षों के अंदर आपको जेटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक तरह की संतुष्टि भी थी सीटेट को कि हम ठीक है, हम परीक्षा में शामिल तो होंगे, हम नियुक्ति मिलेगी। फिर से हमें जेटेट निकालना पड़ा तो वो बात एक अलग मुद्दा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं झारखंड के ही हैं, और एक बात ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखनी है इस चीज़ को कि जो सीटेट पास बच्चे हैं वो भी झारखंड के ही हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपको नोट करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो जेटेट का पक्ष है, यानी हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार का पक्ष है, वो घूम फिर के जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो आदिवासी भाषाएं हैं झारखंड के अंदर बोली जाने वाली, उसके ऊपर उनका फोकस है और उसी के आधार पे वो चाहते हैं कि एक अलग से हमारा जो सर्विस रूल है उसमें प्रावधान रहे कि सबको जेटेट कंपलसरी किया जाए। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको लेके आरटीई एक्ट 2009 के ऊपर चलूँगा और वहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ हमें समझनी है कि क्या कुछ इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट में इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग को पता है कि जो होना था वो हो चुका है, लेकिन हमारे मन में कहीं न कहीं ये चीज़ें ज़रूर है कि पता नहीं क्या होगा, हम जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे। ये पक्ष दोनों सोच रहे हैं, सीटेट भी सोच रहा है और जेटेट भी सोच रहा है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो हम तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा सा आपको आईपैड की स्क्रीन पे लेके चलेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट मैंने दोस्तों आपसे पहले ही कहा कि तथ्यों के आधार पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि क्या स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लेके आ रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स पे, और डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहले एक फैसला है, इस क्रम में हम देख लेते हैं और इसको दोस्तों मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है। इसको आप देख सकते हैं। ये 20 दिसंबर 2023 को ये फैसला आया था माननीय झारखंड हाई कोर्ट का। तो इसमें ये सारी चीज़ें तमाम है, लेकिन जो मेन पॉइंट है इसमें, ये मैंने अंडरलाइन आप लोग देख सकते हैं कर रखा है। 20/12/23 में फैसला आया था। जो मेन चीज़ है उसको मैंने अंडरलाइन यहाँ पे कर दिया है। सीटेट अभ्यर्थियों का ये क्वेरी थी कि लगभग 9 वर्षों से जो है जेटेट नहीं करवाया गया है और इस ग्राउंड के आधार पे हमको मौका दिया जाए। तो क्या आदेश आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने जो ग्रीन मार्कर है इसको मार्क भी कर रखा है उससे।
जो आदेश दिया है झारखंड हाई कोर्ट ने वो है 8वें नंबर पे, वी फर्दर डायरेक्ट दैट दोज रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड वी आर अदरवाइज एलिजिबल टू who are otherwise eligible to appear in the examination and hold a seated certificate or certificate issued by the neighboring states having a resident of Jharkhand shall be allowed to appear in the ongoing process with the further stipulation that the state shall ensure that एग्जामिनेशन। इसमें लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूँगा और इन्होंने अलाउ कर दिया है, लेकिन उसके साथ ही एक कंडीशन उसमें जोड़ दी है कि ठीक है आपको सीटेट वालों को शामिल तो किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उनको एक हम कहें कि एक कारण उसमें दे दिया गया, एक शर्त लगा दी गई कि आपको 3 वर्षों के अंदर जेटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा और ये 3 वर्षों में सिर्फ आपको एक ही मौका दिया जाएगा इसमें। तो एक ये जो फैसला है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसकी भी ज़रूरत कहीं न कहीं नहीं थी और फ्रेश सीटेट को शामिल किया जाना चाहिए था। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लेरिफाई यहाँ पे करता हूँ कि कोई लोकल लैंग्वेज या आदिवासी भाषा का कोई इस तरह से कंपलसरी नहीं है। जो स्थानीय भाषा की बात तो की गई है, मातृभाषा की बात की गई है, लेकिन उसको कंपलसरी नहीं बताया गया। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आरटीई एक्ट में लेके चलूँगा। आप लोग स्क्रीन पे प्लीज़ बने रहिएगा। मैं आरटीई एक्ट में आपको लेके चलूँगा और वहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आरटीई एक्ट है और सारी चीज़ें मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए दोस्तों अंडरलाइन करके रखी हुई हैं। थोड़ा सा आप लोग मुझे समय दीजिएगा, मैं मार्कर उठा लेता हूं। थोड़ा सा मार्कर रहेगा तो चीज़ें हमें थोड़ा सा और क्लेरिफाई करने में आपको मदद मिलेगी। चलिए अब ये आरटीई एक्ट 2009 है, इसकी धारा 23 में हम लोग चलेंगे सीधे, कहीं और हमें नहीं। 23 और 29 महत्वपूर्ण है और उस 23 पे भी हम थोड़ा सा चर्चा थोड़ी सी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन कर रखा है 21। हाँ देखिए ये धारा 23 है और आप लोगों के लिए मैंने इसको पहले से अंडरलाइन कर रखा है। थोड़ा सा आप लोग ये 23 की जो उपधारा 2 है उसमें आप पढ़ लीजिए। जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा 1 के अधीन या अनधिकृत न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहाँ केंद्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को 5 वर्ष से अनधिकृत की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की बात है कि यहाँ जो प्रशिक्षण है, अध्यापक शिक्षा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी जो है खड़ा हो जाएगा और वो प्रश्न ये है कि क्या सीटेट एक ट्रेनिंग है या फिर हम कह सकते हैं कि एक एलिजिबिलिटी के लिए एक शर्त है, हम कह सकते हैं कि ये चीज़ है। तो इस पे मीनाक्षी मैम ने, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी बहस भी की थी उसमें कि एक केवल ये पात्रता मानदंड है। आप जानते हैं सीटेट का कहीं क्लास चलता है या सीटेट के लिए कोई हमें ब्रीफिंग की जाती है या कोई क्लास ली जाती है या कोई पाठ्यक्रम इस तरह से है। सीटेट तो हम जब ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद ये जांचने के लिए सीटेट कराया जाता है या टेट कराया जाता है कि हमने जो ट्रेनिंग ली है उसमें हम परफेक्ट हैं या नहीं है, यानी हमें उसकी पूरी तरह से नॉलेज हो गई है या नहीं हो गई है। तो इसको किसी भी तरह से हम ट्रेनिंग नहीं मान सकते। और ये जो धारा 23(2) है उसमें आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि अध्यापक शिक्षा की बात की गई है, यानी ट्रेनिंग की बात की गई है। तो यहाँ जो ये चीज़ है, एक लोकल लैंग्वेज वाली जो बात उभर के आती है सामने, तो सीटेट या जेटेट पास होना अपने आप में कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये एक साइड से शर्त लगा दी गई है कि यदि आपने ट्रेनिंग किया है ये तो पर्याप्त है, लेकिन आपको उसके लिए सीटेट भी पास होना ज़रूरी है। दूसरे से मैंने कहा था आपको कि हमें 29 जो F है सेक्शन इसका, वो भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे है, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है पहले से और इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल में करूंगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि मैंने 29F के बारे में आपको कहा था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा का माध्यम जहाँ तक साध्य हो, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल हम कहेंगे कि
अंडरलाइन कर लीजिए, जहाँ तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में होगा। यानी जहाँ तक साध्य हो, यथा संभव हम कह सकते हैं इसको। कोई कंपलसरी नहीं है कि जो टीचर नियुक्त होगा वो मातृभाषा जानता हो। मतलब आरटीई एक्ट, ये आरटीई एक्ट की जो मंशा है, ये कहा जाता है कि जो मातृभाषा है उसी में बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। तो राज्य सरकार, देखिए जो जेटेट वाले हैं, इससे आप लोग मेरे ऊपर कोई गुस्सा न कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो फैक्ट है, जो लिखा हुआ है। तो जिस आधार पे जेटेट के अभ्यर्थी या सरकार लड़ रहे हैं कि हमें आवश्यकता है मातृभाषा में, जो मातृभाषा जिनको सही से आ रही है वही पढ़ाएं, यानी जेटेट जो क्वालिफाई करेंगे वही टीचर के रूप में नियुक्त होंगे, बाकी यूजलेस है। तो ये चीज़ स्टैंड नहीं करेंगे यदि कानून के रूप में भी इसको यदि धाराओं में खोजा जाए। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि शिक्षा का माध्यम यथासंभव मातृभाषा होगी। अच्छा, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी कहाँ के हैं, वो खुद झारखंड के ही हैं। और झारखंड के ही हैं तो कम से कम जिस एरिया में वो रहते हैं झारखंड के, वहाँ की तो लोकल लैंग्वेज उनको आती ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि झारखंड बिल्कुल किसी एक क्षेत्र विशेष के ही सारे सीटेट अभ्यर्थी हैं जिनको संथाली नहीं आएगी, जिनको और उनकी भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं नहीं आएगी। पूरे झारखंड से ही जो सीटेट पास है वो भी है। हाँ, हालांकि पड़ोसी राज्यों के बारे में भी कहा है कि यदि पड़ोसी राज्यों से जारी सर्टिफिकेट भी है टेट का, तो उनके लिए भी यह है कि आपको नियुक्ति के 3 वर्ष के अंदर एक ही चांस में जेटेट उत्तीर्ण करना पड़ेगा, या इसी आधार पे वैकेंसी से बाहर रखने की कोशिश, एक तरह से कहें जेटेट अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि सीटेट बाहर रहे। तो ये मुद्दा भी बहुत ज़्यादा भाषा का मुद्दा स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम अभ्यर्थी हैं वो झारखंड के ही हैं। और झारखंड का होने से यहाँ पे मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र की उनको लोकल लैंग्वेज आती ही है और वो आती ही होगी। तो ये कोई व्यवधान नहीं बनेगा। और आरटीई एक्ट में भी हमने धारा 29 के एफ में हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ भी कोई इस तरह की कंपलसरी बात नहीं की गई है। यथासंभव कहा गया है कि उसको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी मातृभाषा में होनी चाहिए। अब हर मातृभाषा की पढ़ाई तो नहीं होती, आप सभी जानते हैं बहुत सारी मातृभाषाएं हैं, उसकी कोई अलग से उसका पाठ्यक्रम तो है नहीं। उसको अनुभव के आधार पे हम लोग हैं, हिंदी आती है हमें, लेकिन हमें भोजपुरी भी आती है, लेकिन भोजपुरी का कहीं से अलग से क्लास तो नहीं चलती है, कोई अलग से कोई हम पाठ्यक्रम तो पूरा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुझे देखिए, ये मेरे अपने विचार हैं और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सारी चीज़ें स्टैंड करने वाली हैं। दोस्तों, मैंने आपसे इसी आधार पे कहा था कि किसका पक्ष मजबूत है। यहाँ पे इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसका पक्ष यहाँ पे मजबूत है, और इसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि जो जेटेट है वो इस आधार पे लड़ता है। आपने देखा होगा, मैं आदेश को अपलोड भी कर दूंगा, माननीय झारखंड हाई कोर्ट रांची द्वारा जो आदेश दिया गया उसमें बहुत ब्रॉड स्तर पे भाषा की वहाँ पे जिक्र की गई है। और यहाँ तक कि जो झारखंड अथॉरिटी है वहाँ की एजुकेशन से संबंधित, उन्होंने भी अपने काउंटर एफिडेविट में ये सारी चीज़ें बहुत ही बल देकर कही है कि नहीं, सीटेट का अभ्यर्थी है, हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट लेके पास हुआ है तो यहाँ वो नहीं पढ़ा सकता है। जबकि न तो आरटीई एक्ट में आप देख पा रहे हैं कि भाषा कोई स्थानीय लैंग्वेज की कंपलसरी मातृभाषा कहा गया है, और जो झारखंड का ही निवासी हो तो उसको आता होगा। तो यहाँ से भी ये चीज़ें हम कहेंगे कि बिल्कुल सीटेट के ही पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। मैंने पहले ही कहा कि आप लोग मुझे ये चीज़ न कहिएगा, मैंने आपको पूरी तरह से प्रूफ दिखाया है। दूसरी चीज़ जो सीटेट का है, एक तो लंबे समय से सीटेट हुआ ही नहीं है झारखंड में। आप जानते हैं 16 से ही नहीं हुआ है, 16, 9, 25, लगभग 9 साल, 8 साल तो हो ही गए, 9वां साल भी लग गया, तो हुआ ही नहीं है। तो ये बाध्यकारी नहीं हो सकता कि नहीं हम सीटेट को बाहर ही रखेंगे या कंडीशन लगा के लाएंगे। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं अव्यवहारिक लगती हैं।
मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा कि पलड़ा किसकी तरफ ज़्यादा भारी है या कौन मजबूत स्थिति में है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं, देखिए, कोई भी बात कहने में मैं लाग लपेट नहीं करता हूँ। सीटेट मजबूत स्थिति में रहेगा, क्योंकि पहले तो जो ये आधार है जो मैंने आपको दिखाया कि कहीं भी इस तरह की बाध्यता नहीं है कि आप टेट गाइडलाइन भी देख लीजिए, और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा खींच जाता है। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियो धीरे धीरे लंबा खींचता जा रहा है। तो यहाँ पे ये कहना कि कोई ऊँट किस करवट बैठ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सीटेट भर्ती से बाहर नहीं होगा, मैं पर्सनली ये बोल रहा हूँ। देखिए, कोर्ट का अपना विवेकाधिकार है, वो अपने हिसाब से तथ्यों को परखते हैं, अपने हिसाब से वो फैसला देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी वही करेगा, वो अपने हिसाब से तथ्यों को देखेगा, जांचेगा, परखेगा, और अपने हिसाब से वो जो उसको समझ में आएगा, जो संविधान सम्मत, कानून सम्मत लगेगा, उसके हिसाब से वो फैसला देगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि सीटेट मजबूत स्थिति में रहेगा, और जो आधार थे वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये मामला तो समझ में आ गया होगा कि बहस किस बात पे है। बहस इस बात पे है कि सीटेट, या हम टेट कहें, एक एलिजिबिलिटी है या कोई ट्रेनिंग है। तो उस बारे में भी मैंने आपसे कहा कि सीटेट का कोई क्लास तो चलता नहीं, हमने जो ट्रेनिंग की है और जो प्रशिक्षण हमने ले लिया है उसी को जांचने के लिए एक एग्जाम ये कर दिया गया है कि मतलब हमें वो सही से आता है या नहीं आता है, या फिर पिछले एकेडमिक भी जो हमारी उपलब्धियां रही है, जो हमारे प्राप्तांक रहे, उनका भी एक तरह से इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि उसमें भाषा का भी पोर्शन है, उसमें गणित का भी पोर्शन है, उसमें जीके का भी पोर्शन है। तो ओवरऑल जो सारे हमने एकेडमिक या फिर ट्रेनिंग में जो एलिजिबिलिटी, जो ज्ञान हासिल किया, उसको परखने के लिए एक ये परीक्षा लगा दिया गया है कि ठीक है, वो हमारा अभी तक तरोताज़ा है कि नहीं है, या हम सब भूल गए। तो हम क्वालिफाई कर गए तो चलिए हमारा तरोताज़ा है तो हमको लेना चाहिए नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीटेट यहाँ पे मजबूत स्थिति में रहेगा। हाँ, इतना निश्चित है, इतना आप मान के चलिए कि अपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है। कोर्ट को भी पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है कि हमारे बाद कोई ऑप्शन, कोई अपीलीय क्षेत्राधिकार कहीं नहीं है, हमारे यहाँ से मामला ये पूरी तरह से क्लोज होगा। तो इतना मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि माननीय कोर्ट ऐसा सोचेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, और इस स्थिति में बिल्कुल एक तरफा निर्णय नहीं आने जा रहा है। कम से कम पूरी तरह से एनसीटी सीटेट के पक्ष में ना आए तो पूरी तरह से वो किसी और के भी पक्ष में, हम कहेंगे जेटेट के भी पक्ष में या झारखंड सरकार के भी पक्ष में नहीं जाने जा रहा है, क्योंकि सीटेट की जो भी संख्या है उनकी भी लाखों में है। तो कोर्ट इस बात को भली भांति वो समझता है और इसी हिसाब से निर्णय आएगा। एक आप लोग का ये था कि फैसला कब आएगा। दोस्तों, इस बारे में टिप्पणी करना एक तरह से कोर्ट की अवमानना करने जैसा ही है, इस पे मैं कोई नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा। हाँ, इतनी संभावना मैं जता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग जानते हैं कि फैसला मुझे जहाँ तक लगता है कि सितंबर में ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और एक ये महत्वपूर्ण प्रकरण है, तो सितंबर में ही आ जाना चाहिए, या अक्टूबर में, वो मिड अक्टूबर तक आने की संभावना है, क्योंकि पॉइंट महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हालांकि इस बीच में मैं इसमें आप लोग की क्वेरी है कि क्या एग्ज़ाम जो ये भर्ती है ये निरस्त होगी, तो मुझे नहीं लगता कि भर्ती निरस्त होगी। कई वजहें हैं, क्योंकि बहुत सारा जो रास्ता है वो अब तय हो चुका है, कुछ ही चीज़ें अब बची हुई है। तो इस स्तर पे कोर्ट भी नहीं चाहेगा, और वहाँ भी कौन बैठा, हमारे जैसे आप ही जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि इतनी प्रक्रिया 22 से ही वैकेंसी आई और फिर इसको इस पॉइंट पे लाके कुछ ऐसा किया जाए कि निरस्त करना पड़े। तो अभी आप लोग को पता है कि लगभग 24,000 के करीब फिर से एक नई वैकेंसी झारखंड में इंतजार कर रही है। अगर ये निरस्त होता है तो फिर 50 के लगभग फिर वो सीटें बढ़ के वैकेंसी फिर से आ सकती है। लेकिन ऐसी नौबत ना आए, आप लोग भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। और यही कहना था दोस्तों। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जो भी डॉक्यूमेंट है मैं उनकी चर्चा नहीं कर पाया हूँ, उसको मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। मगन ट्यूटोरियल्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग उससे भी जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर सारे जो माननीय झारखंड हाई कोर्ट का निर्णय है या फिर और नोटिफिकेशन सारी है, उसको मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।